नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं प्रकाश भारती जी द्वारा लिखा गया एक मज़ेदार उपन्यास, करोड़ों का वारिस, पार्ट 10। अजय ने सुनाना आरंभ कर दिया। कविता के चेहरे पर बार बार कहानी के अनुरूप भाव परिवर्तन होता रहा। सुनने में यह बिल्कुल किसी परी कथा जैसी लगती है। अजय के कथन की समाप्ति पर वह बोली, गरीब लक्कड़हारा असली राजकुमार निकला। अपने बारे में ऐसी ही शरद की अपनी भी एक थ्योरी थी। शैतान ने उसके बाप को मार डाला था क्योंकि उसके बाप ने शैतान को अपने राज्य से निकाल दिया था। शरद एक होशियार लड़का है। तुम भी होशियार लड़की हो और उसे अच्छी तरह जानती थी। क्या तुम्हें यकीन है वह वही है जो कि होने का दावा करता है? तुम्हें यकीन है? कविता ने भी अचानक आप से तुम पर आकर पूछा और उसे जवाब न देता पाकर बोली, तो करीमगंज में शरद को एक गर्लफ्रेंड भी मिल गई है। उस लड़की के बाप ने ही मुझे इंगेज किया है। वह समझता है शरद फ्रॉड है। और तुम भी यही समझते हो? हाँ। क्यों? कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिससे यह पता चला है कि उसकी सारी कहानी तथ्यों के आधार पर गढ़ी गई है, खास मकसद से। दौलत की खातिर? हाँ। नैनीताल में उसकी लैंडलेडी शकुंतला डोभाल से भी मैंने बातें की थी। उसे मैं भी जानती हूँ। शरद की उस ऑफर के बारे में भी जानती हो जो एक फिल्म प्रोड्यूसर से उसे मिला था? हाँ, शरद ने ही बताया था। उस प्रोड्यूसर ने शरद को कॉलेज के एक स्टेज पर नाटक में देखा था। कब? करीब 6 महीने पहले। तुम उस प्रोड्यूसर से मिली थी? नहीं, शरद ने बताया कि वह वापस चला गया था। उसके बाद इस बारे में कोई बात उसने कभी नहीं की। इस बारे में अपनी बातचीत में उसने कभी किसी आदमी या शहर के नाम का जिक्र किया था? जहाँ तक मुझे याद है, नहीं। तुम समझते हो उस प्रोड्यूसर के बारे में शरद ने झूठ बोला था? उसे एक्टिंग का जॉब ऑफर नहीं किया गया था? हो सकता है, या यह भी हो सकता है कि शरद को बेवकूफ़ बनाया गया था। षड्यंत्रकारियों ने उसे फिल्म प्रोड्यूसर के रूप में एंगेज किया और बाद में बताया कि असल में उसे क्या करना था। लेकिन शरद ने उनके षड्यंत्र में क्यों शामिल होना था? कोई अपराधी तो वह था नहीं। उसे किसी भी रोज़ दीवान परिवार का इकलौता वारिस घोषित किया जा सकता है और दीवान परिवार के पास करोड़ों की ऐसी दौलत है जिसका छोटा सा भी हिस्सा उसे दौलतमंद बना सकता है। लेकिन शरद ने पैसे की कभी कोई परवाह नहीं की, कम से कम उस किस्म के पैसे की जो विरासत में मिलता होता है। मेरे बाप की हैसियत करीब 2 करोड़ रुपए की है और मैं अपने बाप की इकलौती बेटी हूँ। अगर शरद को पैसे का ही लालच होता तो वह मुझसे शादी करके मेरे बाप की जायदाद, कारोबार वगैरह का आसानी से मालिक बन सकता था। लेकिन उसने मुझसे शादी नहीं की और उसके ऐसा न करने की एक वजह मेरे बाप का पैसे वाला होना था। कम से कम मुझसे तो उसने यही कहा था, जबकि मेरे ख्याल से असली वजह थी उसका मुझे प्यार न करना। क्या वह उस लड़की को प्यार करता है? मेरे क्लाइंट की बेटी को? हाँ, यकीनी तौर पर तो नहीं कह सकता। शायद वह किसी और को भी प्यार नहीं करता। तुम बहुत ईमानदार आदमी हो। उस लड़की के बारे में पूछकर मैं तुम्हें परखना चाहती थी। मुझसे सब कुछ उगलवाने के लिए तुम यह भी कर सकते थे कि शरद उस लड़की के पीछे पागल है, ताकि मेरे अंदर ईर्ष्या की आग भड़क उठे और मैं बकना शुरू कर दूं। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। ईमानदार लोगों के साथ मैं ईमानदारी बरतने की ही कोशिश करता हूँ। कविता मुस्कुराई। इसलिए तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं कहा? हाँ। ओके। अगर यह साबित हो जाए कि शरद फ्रॉड है तो क्या होगा? उसे जेल में डाल दिया जाएगा। कितने अरसे के लिए? यह पता पाना मुश्किल है, लेकिन अगर हम जल्दी ही यह साबित कर देते हैं तो लंबी सज़ा उसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी तक न तो उसने कोई बड़ा दावा किया है और न ही कोई मोटी रकम झूठ बोलकर हासिल की है। यानी उसकी कहानी को झूठा साबित करके मैं उसका भला ही करूँगी। हाँ, अगर उसकी कहानी वाकई झूठी है तो हम भी देर सवेर पता लगा ही लेंगे। लेकिन जितना जल्दी पता लग जाता है उतना ही शरद के हक में बेहतर होगा। तुम्हारा कहना है? कविता हिचकिचाती सी बोली। शरद ने दावा किया है कि उसने दिल्ली के एक अनाथालय में परवरिश पाई थी। हाँ, शरद ने तुमसे भी इसका जिक्र किया था। कविता ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। लेकिन कुछ एक ऐसे संकेत मिले हैं, अजय ने कहा, जिनसे पता चलता है कि उसकी परवरिश नेपाल में हुई थी। संकेत क्या है? उसका बोलने का लहजा। कविता ने सिर झुका लिया। तुम ठीक कहते हो।
कई सेकंड की खामोशी के बाद वह बोली, लेकिन उसे मत बताना, यह मैंने तुम्हें बताया है। मुझे उम्मीद नहीं है कि दोबारा कभी उससे मुलाकात होगी। फिर भी मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वह मुझसे नफरत करे। उसने गहरी सांस ली। वह बेवकूफ़ नेपाल में ही पैदा हुआ था और वहीं उसने परवरिश पाई थी। उसका असली नाम मंजुल राय है। उसकी माँ धनगढ़ी में एक बोर्डिंग हाउस चलाती है। वो जगह बॉर्डर पार करीब 100 मील दूर है। अजय खड़ा हो गया। मेरी ओर देखो कविता। कविता ने सिर ऊपर उठाया। तुम यह कैसे जानती हो? मैं उसकी माँ से मिली थी। कोई अच्छी मुलाकात वो नहीं थी। हम दोनों में से किसी का भी भला उससे नहीं हुआ। मुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। क्या वह तुम्हें अपनी माँ से मिलाने ले गया था? नहीं, कोई 2 हफ्ते पहले मैं खुद ही उसकी माँ से मिलने गई थी। क्यों? जब शरद नैनीताल से चला गया और उसका कोई समाचार मुझे नहीं मिला तो मैंने सोचा शायद वह अपने घर धनगढ़ी चला गया था। तुम्हें कैसे पता चला कि शरद का घर धनगढ़ी में है? उसी ने तुम्हें बताया था? हाँ, लेकिन मैं नहीं समझती कि उसने इरादतन बताया था। वो सब अचानक और क्षणिक आवेग में हो गया था। कविता के गंभीर स्वर में कसक सी थी। शरद यहीं हमारे बंगले में मेरे साथ वीकेंड गुजारने आया था। टनकपुर में हमारे घर आने का वही उसका पहला और आखिरी मौका था और मेरी जिंदगी का वो सबसे मनहूस दिन था। अब उसे याद करना भी मैं नहीं चाहती। क्यों? उसी रोज उसने मुझे ठुकराया था। कविता आह सी भरकर बोली। मुझे पहाड़ी इलाके की सड़कों पर कार दौड़ाने में बहुत मज़ा आता है। उस रोज़ इतवार था। मैं और शरद बॉर्डर पार नेपाल की सीमा में थे। शरद मेरी बगल में बैठा था और मैं कार चला रही थी। उसे भी कार चलानी आती है, मगर उसने कभी मेरी कार के स्टीयरिंग को छुआ तक नहीं था। मेरे दर्जनों बार कह चुकने के बाद भी नहीं। इतना गर्व था उसे अपने ऊपर, जबकि मैंने उसके मामले में औकात या हैसियत को कभी कोई अहमियत नहीं दी थी। खैर, मैं कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो गई थी और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख बैठी। उसने फौरन इनकार करके ठुकरा दिया। वह तनिक रुककर बोली। शरद समझ गया कि उसके इनकार से मुझे कितनी चोट पहुंची थी, क्योंकि तभी उसने मुझसे धनगढ़ी चलने के लिए कहा था। उस वक्त धनगढ़ी से ज़्यादा दूर हम नहीं थे और वह मुझे कुछ दिखाना चाहता था। वहां पहुंचने पर मैं उसके कहने के मुताबिक कार चलाती रही। शहर से पुरानी बस्ती का वो बड़ा ही गंदा इलाका था। ऐसा लगता था मानो नेपाल की सारी गरीबी वहीं सिमट आई थी। उसने एक बड़े से पुराने लाल मकान से कोई 100 गज दूर पेड़ों की आड़ में कार रुकवा दी। उस मकान के बाहर मैले लिबास वाले 4-5 आदमी बैठे शराब पी रहे थे। शरद ने उस इलाके को अच्छी तरह देखने के लिए कहा, क्योंकि उसने वहीं उसी लाल मकान में परवरिश पाई थी। फिर मैली साड़ी पहने एक मोटी औरत बाहर निकली और भारी आवाज़ में उन आदमियों से कुछ कहने लगी। शरद ने बताया कि वह औरत उनकी माँ थी। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया। मुझे लगा कि वह या तो सीरियस मजाक कर रहा था या फिर इस तरह मेरा इम्तिहान लेना चाहता था। वो इम्तिहान ही था, लेकिन वैसा नहीं जैसा कि मैंने सोचा था। मेरे ख्याल से वह अपनी असलियत जाहिर करना चाहता था। वह चाहता था कि मैं उसे उसी रूप में स्वीकार करूं जो कि वह वास्तव में है। उसके स्वर में आंतरिक पीड़ा का गहन पुट था। लेकिन जब तक मैं इस बात को समझी बहुत देर हो गई थी। शरद गहरी खामोशी अख्तियार कर चुका था। यह कब की बात है? करीब 5 महीने पहले की। उसके बाद भी शरद से तुम मिली थी? कई बार मिली थी, लेकिन वे मुलाकातें जरा भी दिलचस्प नहीं रही। मुझे लगभग पूरा यकीन है उसे अपने बारे में मुझे बताने का अफसोस था। धनगढ़ी से लौटने के बाद हमारे बीच एक न दिखाई देने वाली दीवार खड़ी हो गई थी। धीरे धीरे पहले बातचीत, फिर मुलाकातें कम होने लगी और फिर बोलचाल बिल्कुल ही बंद हो गई। हमारी आखिरी मुलाकात हम दोनों के लिए ही बेहद तलख रही थी। उसने मुझसे कहा था कि अगर कभी कोई पूछे तो धनगढ़ी के बारे में जो भी उसने मुझे बताया था उसका जिक्र तब भी ना करूं। उसे किसके द्वारा पूछे जाने की अपेक्षा थी? पुलिस द्वारा? हो सकता है, लेकिन उसने नहीं बताया। अलबत्ता बाद में जब मैं उसकी माँ से मिली तो उसने बताया कि वह उसके बोर्डिंग हाउस में ही रह रहे एक आदमी के साथ 16 साल की उम्र में घर से भाग गया था। हो सकता है वह आदमी किसी बखेड़े में फंस गया था और शरद नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वह उस आदमी के साथ घर से भागा था। उसकी माँ ने उस आदमी का नाम बताया था?
नहीं, मुझे ताज्जुब है कि उसकी माँ मिसेस राय ने उस अजनबी लड़की को इतना सब बता दिया, जैसा कि छोटे दर्जे के लोगों में होता है। शुरू में तो उसने भी मुझ पर शक किया, लेकिन मैंने उसे 500 रुपये दिए तो उसकी जुबान खुलती चली गई। कविता के लहजे में हिकारत थी। उसे भी एहसास हो गया कि एकाएक उसका लहजा बदल गया था। मैं मानती हूँ, और शरत ने भी कहा था कि मैं पैसे और रुतबे से दूसरों की कीमत आंकती हूँ। इसके बावजूद मैं धनगढ़ी में धक्के खाने गई थी, जबकि मुझे आराम से घर में बैठना चाहिए था। उसकी माँ ने भी करीब 6 साल से उसकी शक्ल नहीं देखी थी, ना ही उसे उम्मीद थी कि दोबारा कभी देख पाएगी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं भी हमेशा के लिए उसे खो चुकी थी। उसे खो देने में ही तुम्हारा फायदा है। कविता ने कड़ी निगाहों से उसे घूरा। तुम उसे नहीं जानती, इसलिए ऐसा कह रही हो। शरद देखने में जितना अच्छा लगता है, दिल का भी उतना ही अच्छा है। उसके साथ अपने संबंधों की मजबूत ना बनाए रख पाने में मेरी ही गलती थी। अगर उस इतवार को मैं उसे समझ जाती, सही बात कहती और अपने साथ रखती, तो फ्रॉड के झमेले में वह नहीं पड़ सकता था। यह सब मेरी बेवकूफ़ी की वजह से ही हुआ है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बेकार खुद को दोष दे रही हो। तुम मुझसे कई गुना ज़्यादा बढ़िया हो। नहीं, कविता ने कहा और हाथों में अपना चेहरा छुपाकर सिसकने लगी। अजय पलटकर अपनी कार की ओर बढ़ गया। धनगढ़ी पहुंचते पहुंचते 8:30 बज गए। सड़कों पर अपर्याप्त प्रकाश के बावजूद पुरानी बस्ती का वो पुराना बड़ा सा लाल मकान ढूंढने में कोई खास दिक्कत अजय को नहीं हुई। दूसरी मंजिल पर एक खिड़की से झांकती मरियल रोशनी के अलावा शेष मकान में अंधेरा था। कार पार्क करके अजय प्रवेश द्वार पर पहुंचा। वहां लटके गत्ते से एक बड़े से टुकड़े पर अंग्रेजी में बड़े बड़े हरफों में लिखा था, राय बोर्डिंग हाउस, रूम्स फॉर रेंट। दस्तक के जवाब में बगल की एक खिड़की में रोशनी प्रकट हुई। फिर खिड़की खोलकर सफ़ेद बालों वाले एक बूढ़े ने बाहर झांका। क्या बात है? उसने भारी एवं दबी जुबान में पूछा। मकान मालिक से मिलना है, अजय ने जवाब दिया। मैं मकान मालिक हूँ। अगर कमरा चाहते हो तो मैं भी दे सकता हूँ। एक रात के लिए भी कमरा देते हो? हाँ, सड़क की ओर खिड़की वाला कमरा तुम्हें दे सकता हूँ। किराया होगा? बूढ़े ने अपना जबड़ा सहलाया। उसकी आंखों में मक्कारी भरी चमक उभरी। सिर्फ 50 रुपये। पहले कमरा दिखाओ। ठीक है, लेकिन सुनो, चुपचाप रहना, मेरी बीवी सो रही है। बूढ़े ने खिड़की से हटकर दरवाज़ा खोल दिया। आओ। बूढ़े की पुरानी टी शर्ट और पैंट इतनी मैली थी कि उनसे बदबू आ रही थी। कंधे झुके होने के बावजूद आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि जवानी के दौर में वह लंबे चौड़े डिल डॉल वाला तगड़ा आदमी रहा होगा। उसने होठों पर उंगली रखकर अजय को खामोश रहने का संकेत किया, फिर पलटकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। अजय ने भी उसका अनुकरण किया। पहली मंजिल पर पहुंचते ही मकान के पृष्ठभाग से एक स्त्री का ऊंचा स्वर आता सुनाई दिया। चोरों की तरह क्यों घूर रहे हो हिम्मत? किराएदारों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, बूढ़े ने खरखराती सी आवाज में कहा। तुम जानते हो, किराएदार अभी वापस नहीं लौटे हैं। तुम्हारे साथ कोई और भी है? बूढ़ा अपने पीले दांत दिखाता हुआ अजनबी की ओर मुस्कुराया। नहीं। तो फिर आकर सो जाओ, अभी आता हूँ। अजय को पीछे आने का इशारा करके वह दबे पांव एक खुले दरवाजे से अंदर चला गया। फिर अजय के अंदर आते ही उसने धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में घुटन भरा अंधेरा था। बूढ़े ने स्विच ऑन करके छत से लटकता बल्ब जला दिया। अजय ने चारों ओर निगाहें दौड़ाई। मैला बिस्तर, गंदी दीवारें और टूटा फर्श। फिर उसकी निगाहें बूढ़े पर जम गई, लेकिन उसके झुर्रियों भरे सांवले चेहरे पर ऐसा कोई चिन्ह नजर नहीं आया जिसके आधार पर उसे शरद जैसे हैंडसम लड़के का बाप ठहराया जा सके। अगर उसका चेहरा काफी आकर्षक रहा भी तो बुढ़ापा उस आकर्षण को चाट चुका था। कमरा ठीक है? उसने व्याकुलता पूर्वक पूछा। रात गुजारना तो दूर रहा, अजय ज्यादा देर रुकना भी वहां नहीं चाहता था, लेकिन उसने न तो ऐसा कहा और ना ही जाहिर किया। यहाँ मच्छर हैं? उसने पूछा। नहीं। खटमल? वो भी नहीं है। गुड। बूढ़े ने खिड़की खोल दी। अब ताज़ा हवा आएगी। वह बोला, अगर एडवांस पैसा दोगे तो मैं 40 रुपये में ही कमरा दे दूंगा। बूढ़ा लालची था। अजय ने पर्स निकालकर 50 का एक नोट उसकी ओर बढ़ाया। नोट लेते समय बूढ़े का हाथ कांप रहा था। मेरे पास 10 रुपये नहीं है,
50 ही रख लो। अजय बोला, तुम्हारा कोई बेटा है? बूढ़े ने सतर्क निगाहों से उसे घूरा। अगर है भी तो क्या हुआ? उस लड़के का नाम मंजुल है। वह लड़का नहीं है, अब तक जवान हो गया होगा। तुमने कब से उसे नहीं देखा? पता नहीं, 6 साल हो गए होंगे। 16 साल की उम्र में घर से भाग गया था। अपने बेटे के बारे में हालांकि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वह निकम्मा और नकारा था। अच्छा हुआ बला टल गई, जान छूटी। ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि यही सच है। तुम मंजुल को जानते हो? ज़्यादा नहीं। क्या वह फिर किसी मुसीबत में पड़ गया है? तुम इसीलिए यहाँ आए हो? इससे पहले ये अजय जवाब देता, दरवाज़ा भड़ाक से खुला। मैला गाउन पहने एक मोटी औरत भीतर दाखिल हुई। उसकी बगल से गुजरकर वह बूढ़े की ओर बढ़ गई। तुम क्या समझते हो, चोरी से कमरा किराए पर दे दोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मैंने कमरा नहीं दिया, बूढ़ा मिमियाता सा बोला और हाथ में पकड़े नोट को मुट्ठी में भींचकर छुपाने की कोशिश की। औरत ने उसकी कलाई पकड़ ली। मेरा पैसा मुझे दो। नहीं, बूढ़ा मुट्ठी को अपनी छाती से सटाता हुआ बोला, यह पैसा जितना तेरा है उतना ही मेरा भी है। तेरा पैसा? दिन रात हड्डियां मैं तोड़ाती हूँ, तू क्या करता है मेरी कमाई को शराब में उड़ाने के सिवाय? 1 हफ्ते से मैंने शराब चखी भी नहीं है। झूठ मत बोल, औरत पैर पटक कर बोली। तू कल रात ही उन दोनों किराएदारों के साथ नीचे कमरे में बैठा पी रहा था। वो मुफ्त की थी। और सुन, एक अजनबी के सामने मुझसे इस तरह बातें करने का कोई हक तुझे नहीं है। माफ़ करना, औरत पहली बार अजय की ओर पलटी। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, यह पैसे का दुश्मन है, इसे बस शराब चाहिए। और बूढ़े की मुट्ठी खोलने लगी। बूढ़े ने प्रतिरोध करने का प्रयत्न किया, मगर औरत ज़्यादा ताकतवर थी। उसने नोट छीनकर अपनी प्रेसियर में ठूंस दिया। मुझे 10 रुपये तो दे दो, बूढ़े ने कहा। नहीं। अच्छा, 5 ही दे दो, मैं कच्ची पी लूँगा। नहीं, तुझे 1 कौड़ी भी नहीं दूंगी। मैं बस 1 पाव पीऊँगा। मैं सब जानती हूँ, 1-1 पाव करके तू तब तक पीता रहता है जब तक कि लुढ़क नहीं जाता। तू औरत नहीं, शैतान की अम्मा है। अपने शौहर को 1 पाव शराब के पैसे तक नहीं दे सकती। नहीं दूंगी। बूढ़ा दरवाजे की ओर बढ़ा। ठीक है, लेकिन मैं शराब जरूर पीऊँगा। अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ, वे मुझे पिला देंगे। पिला तो देंगे, लेकिन बाद में पैसे मांगने मेरे पास ही आएंगे। खबरदार, आज रात घर से बाहर पैर भी मत रखना। तो और क्या करूं? बूढ़ा कलपता सा बोला। पेट में जख्म की वजह से मैं काम नहीं कर सकता। इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। दर्द से राहत पाने के लिए बगैर पिए सो नहीं सकता, यह भी मेरा कसूर नहीं है। बकवास बंद कर, चुपचाप जाकर सो जा। बूढ़ा चला गया। औरत अजय की ओर पलट गई। अपने पति के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अपने साथ हुई दुर्घटना के बाद से वह बिल्कुल टूट गया है। क्या हुआ था उसे? बुरी तरह जख्मी हो गया था, औरत ने कहा। फिर बात बदल कर पूछा, तुमने इंडियन करेंसी का नोट दिया है? इंडिया से आए हो? हाँ, विशालगढ़ से। विशालगढ़ से? टूरिस्ट हो? नहीं। फिर इतनी दूर से यहाँ क्या करने आए हो? करीब 20 रोज पहले पीटर बेंजामिन नामक एक आदमी को छुरा भोंककर मार डाला गया है। छुरा भोंककर मार डाला गया? हाँ। औरत कई पल गौर से उसे देखती रही, फिर बिस्तर पर बैठ गई। उसके चेहरे पर विचारपूर्ण भाव थे। तुम उसे जानती थी ना? अजय ने पूछा। हाँ। कैसे? कई साल पहले वह कुछ अरसा यहाँ रहा था, इसी कमरे में। यहाँ नेपाल में वह क्या कर रहा था? पता नहीं। यहाँ ठहरने वालों से उनके धंधे या पेशे के बारे में मैं नहीं पूछती। वह ज़्यादा वक्त इस कमरे में बैठकर हॉर्स रेस की किताबें पढ़ने में ही गुजारता था। तुम पुलिसमैन हो? मैं पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। तुम वाकई नहीं जानती कि पीटर यहाँ क्यों आया था? मेरे ख्याल से वह अकेली जान था। किसी एक जगह टिकने की बजाय जगह जगह घूमता रहता था, इसलिए यहाँ भी आ गया था, उसने कहा। फिर पूछ बैठी, उसे किसने छुरा भोंका था? एक बदमाश युवक ने। मेरे लड़के ने? उसकी हत्या मेरे बेटे ने की थी, इसीलिए तुम मेरे पास आए हो? तुम्हारा बेटा शामिल है। वह कांप गई। मैं जानती थी। जब वह 10वीं क्लास में पढ़ता था, अपने बाप को भी उसने चाकू भोंक दिया था। उसे भी तकरीबन मार ही डाला था उसने। वह सचमुच हत्यारा बन गया। उसने अपनी मोटी बाहें बांध ली और कराहती सी बोली,
मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी मुसीबतें उठाई हैं, लेकिन उस हत्यारे को जन्म देकर तो पाप किया है। वह हत्यारा है या नहीं मैं नहीं जानता, अलबत्ता शक जरूर है। लेकिन यह बिल्कुल सही है कि उसने जालसाजी का जुर्म किया है। तुम्हारे पास अपने बेटे की कोई फ़ोटो है? उस वक्त की है जब वह 10वीं क्लास में पढ़ता था और पढ़ाई अधूरी छोड़कर घर से भाग गया था। फ़ोटो दिखाओगी? हो सकता है हम दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बातें कर रहे हों। वह नीचे गई और फ़ोटो ले आई। अजय ने देखा, फ़ोटो शरद शर्मा उर्फ शरद दीवान उर्फ मंजुल राय की ही थी, करीब 6 साल पहले की। फ़ोटो में वह नदी किनारे खड़ा मुस्कुरा रहा था। अजय ने फ़ोटो लौटा दी। वही है, मंजुल बड़ा सुंदर लड़का था। वह फ़ोटो को देखती हुई बोली, तेज़ दिमाग और पढ़ाई में भी होशियार। फिर उसने ख्यालों में खोया रहना शुरू कर दिया। कैसे ख्यालों में? अजीब और पागलपन भरे, जैसे वह किसी राजा का बेटा था और बचपन में बंजारे उसे चुरा ले गए थे। जब वह छोटा सा था खुद को प्रिंस कहा करता था और हमेशा सोचता था कि एक रोज़ अपने राज्य में जाकर राजा बन जाएगा। मैं अक्सर सोचकर परेशान होती थी कि उसके ये ख्वाब उसे कहाँ ले जाएंगे। वह अभी भी ख्वाब देख रहा है। इस वक्त वह खुद को एक बेहद दौलतमंद औरत का पोता जाहिर कर रहा है। तुम उस बारे में कुछ जानती हो? मैं कैसे जान सकती हूँ? जब से वह गया है उसकी कोई खबर मुझे नहीं मिली। प्रत्यक्षता पीटर ने उसे वहाँ तक पहुँचाया है। मैं समझता हूँ यहाँ से वह पीटर के साथ ही भागा था। हाँ, उस कमीने ने ही उसे बहकाया था। इतना ही नहीं, अपने ही बाप के खिलाफ भी उसे भड़का दिया था। तुमने तो कहा है उसने अपने बाप को चाकू मारा था। वह सिहर गई सी प्रतीत हुई। उसी रोज की बात थी। मंजुल ने गोश्त काटने वाला चाकू अपने बाप के पेट में ढोंक कर उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। वह बच गया, हफ्तों तक बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन जख्म भरने के बाद भी पूरी तरह ठीक नहीं हो सका। मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि मेरा अपना बेटा ऐसा काम करेगा। इसकी वजह क्या थी? मंजुल की जिद, नासमझी भरा जोश और गुस्सा। वह घर छोड़कर जाना चाहता था, अपने दम पर दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए, और इसके लिए उसे उकसाने और बढ़ावा देने वाला था पीटर बेंजामिन। उसने ऐसा जाहिर करके मानो दिल से उसका भला चाहा था। मंजुल को पूरी तरह शीशे में उतार लिया। तनिक रुककर अजय को देखा, फिर बोली, मैं जानती हूँ तुम भी सोच रहे हो कि अपने शराबी नकारा बाप और इस घर से, जहाँ पीटर जैसे लोग आकर ठहरते हैं, दूर जाकर मंजुल ने ठीक ही किया। लेकिन हर एक काम अपने अंजाम से जाना जाता है, और मंजुल की इस हरकत का अंजाम तुम देख ही रहे हो। हाँ, देख रहा हूँ। मैं जानती थी उसकी इस हरकत का अंजाम बुरा ही होगा। यहाँ से जाने के बाद उसने हमें बिल्कुल भुला दिया, कभी एक खत तक नहीं लिखा। इतनी बरसों तक वह कहाँ रहा? कॉलेज जाता था। कॉलेज? वह कॉलेज जाता था? तुम्हारा बेटा महत्वाकांक्षी है। वो तो वह शुरू से ही रहा है। औरत के लहजे में कड़वाहट थी। क्या कॉलेज में उसने धोखाधड़ी और जालसाजी सीखी थी? यह उसने कहीं और सीखा था, शायद इसी कमरे में। अजय ने मन ही मन कहा, जहाँ पीटर ने एक मृत आदमी से उसकी समानता के संयोग पर मोटा दाव लगाने की योजना बनाते हुए उसके जज्बात को उकसाया था और कल्पनाओं को हवा दी थी। मैं मानती हूँ, औरत ने गुनाह कबूल करने वाले अंदाज में कहा। मंजुल के लिए अच्छे माँ बाप हम साबित नहीं हुए। जितना हम उसे दे सकते थे वह उससे ज़्यादा पाना चाहता था। हमेशा उसका अपना एक सपना रहा था। कुछ देर सिर झुकाए खामोश बैठी रही, फिर ठंडी सांस लेकर यूं बोली मानो निराशा की ऊंचाई में आशा की किरण दिखाई दी थी। कम से कम किसी का मर्डर तो उसने नहीं किया। नहीं। पीटर को चाकू मारने वाला कौन था? तुमने बताया है कि वह एक बदमाश युवक था। उसका नाम हरीश मोहन है। हरीश और उसका भाई राजेश नेपाल में ही कहीं छुपे। दोनों भाई हैं? मेरा मतलब है देखने में भी भाई लगते हैं। हाँ, तुम राजेश और हरीश को जानती हो? उनके हुलिये बताओ। अजय ने बता दिया। वे 2 हफ्ते से नीचे एक कमरे में ठहरे हुए हैं। औरत उत्तेजित स्वर में बोली। उन्होंने अपने नाम रमेश सक्सेना और सुरेश सक्सेना बताए थे। मैं नहीं जानती थी कि वे जुर्म करके भागे हैं और यहाँ छुपे हुए हैं। अब तो पता चल गया। हाँ, मुजरिमों को पनाह देकर
मैं ना तो अपने बोर्डिंग हाउस को बदनाम करना चाहती हूँ और ना ही पुलिस के किसी लफड़े में पड़ना। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। प्रवेश द्वार के पास अंधेरे में बैठे अजय को करीब 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। राजेश और हरीश 12 बजे के बाद वापस लौटे। उनकी चाल में हल्की लड़खड़ाहट से जाहिर था कि वे पिए हुए थे। अजय की कार पर निगाह पड़ते ही वे तनिक हिचके, फिर कार की ओर बढ़ गए। अजय भी चल दिया। कदमों की आहट सुनकर वे पलटे और अजय को सामने पाकर एक पल के लिए बुरी तरह चौंक गए। हरीश की पट्टियों में लिपटी बांह अभी भी गले में झूल रही थी। उसे अजय की ओर बढ़ता देखकर राजेश निराशा मिश्रित सतर्कता पूर्वक बोला, नहीं हरीश। चुप करो, हरीश बोला। यह आदमी यहाँ भी आ धमका और अजय के पास आकर उसके पैरों में थूक दिया। नहीं हरीश, राजेश ने पीछे से पुनः टोका। इससे बातें तो करो। वही करूँगा, हरीश ने कहा। फिर अजय से पूछा, दत्ता साहब से तुम्हें पूरी खुराक नहीं मिली जो और लेने यहाँ पहुँचे? अजय ने जवाब देने की बजाय पूरी ताकत से एक घूंसा उसके जबड़े पर जमा दिया। हरीश नीचे जा गिरा और पीठ के बल फैलकर उसी तरह पड़ा रहा। वह होश गंवा बैठा था। राजेश उसकी बगल में बैठ गया। तुम्हें इस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, वह आतंकित स्वर में बोला। यह तुमसे बातें करना चाहता था। मैंने भी सुना था। यह डरा हुआ था। इसका इरादा सिर्फ ब्लफ करने का था। यह राग अलापना बंद करो। इस पर चाकू भोंक कर मर्डर करने का इल्जाम है। हरीश ने किसी को चाकू नहीं भोंका। ठीक कहते हो, इसे फंसाया गया था और फंसाने वाला था पीटर बेंजामिन। उसने खुद ही चाकू पर गिरकर चाकू अपने पेट में उतार लिया। हरीश तो चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था। मैं ये नहीं कहता कि यह बेगुनाह है। दत्ता ने इसे वहां थोड़ा रोष दिखाने और डांट लगाने के लिए भेजा था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि वहां इसका सामना पीटर से हो जाएगा। चाकू और पिस्तौल से लैस पीटर से। उससे पिस्तौल छीनने के चक्कर में गोली लग गई। फिर पीटर को बेहोश करके यह वहां से भाग गया। बस यही है सारा किस्सा, जहां तक हरीश का संबंध है। फिर पहाड़ियों से निकलकर डाकू वहां पहुंच गए, अजय ने व्यंग्यपूर्वक कहा, और उन्होंने पीटर के पेट में चाकू भोंक दिया। मैंने सोचा था तुम सच्चाई जानना चाहते हो, राजेश ने कांपती सी आवाज में कहा। लेकिन तुम्हारा सोचने का ढंग भी दूसरे लोगों की तरह ही है। एक बार अगर किसी पर इल्जाम लग जाए तो वह हमेशा के लिए मुजरिम बन जाता है। ठीक कहते हो, अजय पुनः व्यंग्यपूर्वक बोला। ऐसा करना ऑर्गेनाइज क्राइम करने वालों के साथ जाती है। तभी हरीश के गले से कराह निकली। राजेश ने अपने भाई की गर्दन के नीचे हाथ डालकर उसका सिर ऊपर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। अजय ने उसके बेहोश और मासूम नजर आते चेहरे पर निगाह डाली तो उसे लगा कि जरूर कोई भारी गड़बड़ थी। भाई का भाई के प्रति प्रेम और विश्वास तो ठीक था, लेकिन इस कदर अखंड विश्वास समझ में आने वाली बात नहीं थी, वो भी उस सूरत में जबकि छोटे भाई में तमाम ऐब मौजूद थे। हरीश के प्रति राजेश के इसी विश्वास को तोड़ने और परखने की नीयत से वह बोला, तुमने जो किस्सा मुझे सुनाया है वो हरीश ने तुम्हें सुनाया था? हाँ। और तुम्हें इस पर पूरा विश्वास है? हाँ। इसे परखने के लिए तुम भी तैयार हो? क्या मतलब? राजेश ने भयभीत निगाहों से उसे देखा। अगर तुम इसे करीमगंज ले जाने की बात कर रहे हो तो नहीं, इसे मौत की सज़ा सुनाकर फांसी चढ़ा दिया जाएगा। अगर इसकी कहानी सच है तो ऐसा नहीं होगा। अपनी मर्जी के साथ वापस चलकर वह अपनी कहानी की सच्चाई साबित करने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। नहीं, यह जेल जा चुका है। पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड है। इसके उस रिकॉर्ड की तुम्हें इतनी ज़्यादा फिक्र है कि कोई और फिक्र तुम कर ही नहीं सकते। मैं कुछ समझा नहीं। सीधी सी बात है, अपनी फिक्र भी करना सीखो। तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी ज़रूरत है, वह बहुत बुरे हाल में है। राजेश के चेहरे पर उलझन भरे भाव पैदा हो गए। वह अपने भाई को देखने लगा। मकान की दिशा से कदमों की आहट सुनाई दी। फिर मोटी औरत हाथ में पानी की छोटी बाल्टी लिए आ पहुंची। यह लो, वह बोली। पानी की बाल्टी अजय को देकर वह वापस चली गई। स्पष्ट था कि सड़क पर हुए किसी झमेले का हिस्सा बनना वह नहीं चाहती थी। उसके घर में पहले ही काफ़ी झमेले थे। अजय ने हरीश के मुंह पर थोड़ा पानी डाला। उसके गले से पुनः कराह निकली और वह आंखें मिचमिचाता हुआ उठकर बैठ गया। मुझ पर किसने वार किया था? वह बोला। फिर उसने अजय को देखा तो याद आ गया।
तुमने धोखे से मुझ पर वार किया था, मुझ अपाहिज पर। उसने उठने की कोशिश की तो राजेश ने उसके कंधे पकड़कर रोक लिया। गलती तुम्हारी ही थी हरीश, मैंने मिस्टर अजय कुमार से बातें की है, तुम्हें जो कहना है यह सुनने को तैयार है। मैं सिर्फ सच्चाई सुनूंगा। अपने भाई की मदद से हरीश उठकर खड़ा हो गया। सब कुछ बता दो, राजेश ने उसे प्रोत्साहित किया, और ज़्यादा बचपना मत करो। सारी सच्चाई, अजय ने कहा, दत्ता की शिरकत समेत। हरीश अभी तक चकित सा था। ठीक है, वह बोला, मुझे दत्ता ने ही अपने एक आदमी के जरिए बताया था। 5,000 रुपये के बदले में वह किसी को धमकी दिलाकर डराना चाहता था। तुम्हारा मतलब है मरवाना चाहता था? नहीं, उसने प्रतिवाद किया, सिर्फ डराना चाहता था। पीटर से दत्ता की क्या खुन्नस थी? पीटर का इससे कोई मतलब नहीं था, उसके वहाँ होने की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। वह गलती से इस तस्वीर में आ गया। मैंने भी तुम्हें यही बताया था, राजेश बोला। तुम चुप रहो, हरीश को बोलने दो। मुझे एक औरत को डराना था, हरीश ने कहा, वो भी चोट पहुंचाकर नहीं, बस बातों और एक्शन से उसे इतना ज़्यादा डरा देना था कि वह दत्ता का कर्जा चुका दे। यह पेमेंट कलेक्शन जैसा काम था। औरत कौन थी? क्या नाम है उसका? अनीता मेहता। और मुझे इसलिए वहाँ भेजा गया था क्योंकि मैं उसे पहचानता हूँ। पिछले साल विशालगढ़ में वह पीटर बेंजामिन के साथ घूमा करती थी, लेकिन पीटर के उसके घर में मिलने की कतई कोई उम्मीद किसी को नहीं थी। मुझे बताया गया था कि वह पूरा दिन घर में बिल्कुल अकेली मिलेगी, लेकिन जब हथियारबंद पीटर गोली की तरह घर से बाहर निकला तो मैं बौखला गया। मैं जानता था वह मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने हौसला जुटाया और बातें करता हुआ तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसकी पिस्तौल वाला हाथ भी मैंने पकड़ लिया था, मगर अचानक फायर हो गया। गोली मेरी बाह में आ लगी और उसने पिस्तौल गिरा दी। वो फौरन मैंने उठा ली, लेकिन तब तक वह चाकू निकाल चुका था। मैंने पिस्तौल से उसकी खोपड़ी पर प्रहार किया और उसे बेहोश कर दिया और वहाँ से भाग निकला। उस दौरान अनीता मेहता को तुमने देखा था? हाँ, वह दौड़ती हुई बाहर निकली थी और चिल्लाने लगी। मैं कांटे सा स्टार्ट कर रहा था, इंजन के शोर में सुन नहीं सका वह क्या कह रही थी। मैं न तो रुका और न ही पलट कर देखा। मेरे सामने फौरन भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। भागने से पहले तुमने पीटर का चाकू उठाकर उसके पेट में नहीं भोंका? बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा किस लिए करना था? मेरी बाह में गोली लग चुकी थी, मैं फौरन वहाँ से भाग जाना चाहता था। जब तुम भागे, पीटर क्या कर रहा था? नीचे पड़ा था। यह कहने के लिए तुम्हें किसने सिखाया था? किसी ने नहीं, यह सच है, मुझे भी इसने यही बताया था, राजेश ने कहा। तुम्हें इस पर विश्वास करना चाहिए। मेरे विश्वास करने या ना करने से कुछ नहीं होगा। इसे करीमगंज के इंस्पेक्टर रावत को यकीन दिलाना होगा, मेरे साथ करीमगंज चलकर। नहीं, हरीश ने साफ इनकार कर दिया। मैं नहीं जाऊंगा, वे लोग मुझे वापस जेल में डाल देंगे। पागल मत बनो हरीश, मेरी बात मानो और इस मौके का फ़ायदा उठाओ, अजय ने कहा। तुम जिंदगी भर छुपे नहीं रह सकते, देर सवेर तुम्हें वापस जाना होगा। कानून के लंबे हाथ तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेंगे और उस सूरत में तुम्हें हथकड़ियाँ लगाकर ले जाया जाएगा, जबकि मैं तुम्हें इज्जत के साथ चलने का मौका दे रहा हूँ। बोलो, इज्जत से चलना चाहते हो या हथकड़ियाँ लगवाकर? हरीश ने पराजित भाव से उसे देखा। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं वादा करता हूँ, अजय ने उसे आश्वासन दिया। अगर तुम्हारी कहानी सच है तो पीटर की हत्या का आरोप तुम पर नहीं लगने दूंगा। चलो, अपना सामान समेट लो। दोनों सिर झुकाए मकान की ओर बढ़ गए। अजय इंस्पेक्टर रावत से फ़ोन पर संपर्क करके रात में ही इस बारे में उसे बता चुका था। फलस्वरूप अगली सुबह जब राजेश और हरीश सहित वह प्लेन द्वारा करीमगंज पहुंचा तो एयरपोर्ट पर ही रावत के 3 मातहतों को इंतजार करते पाया। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर रावत द्वारा पूछताछ के बाद राजेश और हरीश स्वेच्छा से लिखित बयान को भी तैयार हो गए। इंस्पेक्टर रावत अजय को साथ लिए इंटेरोगेशन रूम से बाहर ले आया। अगर ये दोनों वाकई सच बोल रहे हैं तो मामला जहाँ से शुरू हुआ था फिर वहीं पहुँच गया। इंस्पेक्टर उलझन भरे स्वर में बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में? वे सच बोल रहे लगते हैं, फिर भी उनके कथन की बारीकी से जांच की जानी चाहिए, लेकिन फिलहाल इसकी कोई जल्दी नहीं है। आपने मंजुल राय से
पीटर बेंजामिन के कत्ल के बारे में पूछताछ की थी? नहीं, अजय चकरा गया। क्यों? मैंने तो रात में ही आपको फोन पर सब कुछ बता दिया था। इंस्पेक्टर की मुठ्ठियां भींच गई और चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने कोशिश की थी, मगर उसे पहले ही सूचना मिल गई थी, वह गुर्राता था बोला। फिर जब मैं वहां पहुंचा तो वह 5 मिनट पहले ही वहां से भाग चुका था, और इससे भी बुरी बात यह हुई कि रोजी मदान को भी साथ ले गया। जबरन? नहीं, संभवतः रोजी ने ही उसे इसके बारे में पूर्व सूचना दी थी। दरअसल दीवान पैलेस जाने से पहले मैं डॉक्टर को फ़ोन पर इस बारे में बताने की गलती कर बैठा। वह उसी वक्त अपने घर से उस चूहे के पास पहुंची और वो दोनों रात में कार लेकर चले गए। अब डॉक्टर मदान से ही मात खा रहा है। जाहिर था कि रोजी ने एक्सटेंशन लाइन पर इंस्पेक्टर और डॉक्टर की बातचीत सुनकर मंजुल राय के पास जाकर उसे सावधान कर दिया था। डॉक्टर को अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा लगाव है। वह मेरे ऑफिस में बैठा उनका कोई समाचार मिलने का इंतज़ार कर रहा है। वे कार से गए हैं? हाँ, उसी कार से जो मिसेस दीवान ने उसके लिए खरीदी थी। उस सफ़ेद टोयोटा का आप आसानी से पता लगा सकते हैं। मैंने दूर दूर तक सब जगह वायरलेस मैसेज भिजवा दिए हैं, लेकिन 10 घंटे हो गए, अभी तक तो कोई पता नहीं लगा है। इंस्पेक्टर के स्वर में निराशा का पुट था। रात में तुमने फ़ोन पर बताया था कि वह लड़का खतरनाक है। नेपाल से भागने से पहले उसने अपने बाप को चाकू भोंक दिया था। हाँ, उसका इरादा बूढ़े की जान लेने का था। हालांकि वो बूढ़ा भी पूरा हरामी और मक्कार है। असल में वो बोर्डिंग हाउस बदमाशों के छुपने का एक ठिकाना है। उस वारदात के वक्त पीटर भी वहाँ ठहरा हुआ था। लड़का उसी के साथ वहाँ से भागा था। अचानक इंस्पेक्टर की आंखें सिकुड़ गई। उस लड़के मंजुल ने ही पीटर की हत्या भी तो की हो सकती है। उसके पास हत्या का तगड़ा मोटिव था। उसकी असलियत से वाकिफ होने के कारण पीटर के हाथ में उसकी सबसे कमजोर नस थी। वह कभी भी उसकी असलियत को राजफाश करके उसका खेल खत्म कर सकता था। इसलिए लड़के ने उस खतरे का हमेशा के लिए मिटा दिया, उसी तरह चाकू भोंक कर जैसे अपने बाप को भोंका था। आपके इस विचार से मैं भी सहमत हूँ इंस्पेक्टर। इस साजिश में पीटर उसका पार्टनर रहा था, इसलिए उसे खामोश करना लड़के के लिए बेहद जरूरी था। हम सब समझ रहे हैं कि पीटर की हत्या के समय वह चंदनगढ़ में था। क्या उसकी इस एलबी को चेक किया गया है? इसका समय ही नहीं मिला। आओ अभी चेक कराता हूँ। वह अजय को साथ लिए एक कमरे में पहुंचा। सिर्फ मेरे ऑफिस वाले फ़ोन में एसटीडी है, लेकिन वहाँ डॉक्टर धरना दिए बैठा है और उसके सामने पढ़ना मैं नहीं चाहता। वह बड़बड़ाया, कॉल ही बुक करानी पड़ेगी, और चंदनगढ़ में इंस्पेक्टर चौहान के नाम अर्जेंट कॉल बुक करा दी। एक संभावना और भी है इंस्पेक्टर, अजय ने कहा, जिस पर विचार किया जा सकता है। पिछले साल अनीता मेहता भी पीटर के साथ विशालगढ़ में काफ़ी दिन रही थी, और हो सकता है उसके बाद भी पीटर से उसके ताल्लुकात रहे थे। पीटर की मौत की उस पर हुई प्रतिक्रिया को हम लोग नर्वस शॉक समझ रहे हैं, लेकिन यह उससे भी ज़्यादा बुरा हुआ हो सकता है। तुम कहना चाहते हो कि मिसेस मेहता ने पीटर की हत्या की हो सकती है? मैंने सिर्फ एक संभावना जाहिर की है। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। उस जैसी औरत के मामले में संभावना के तौर पर भी यह बात गले से नहीं उतरती। आप मानते हैं वह किस किस्म की औरत है? मैं उससे 2-3 बार मिला हूँ, लेकिन देवराज मेहता शहर के चोटी के वकीलों में से एक हैं। चोटी के वकील की पत्नी होने की वजह से उसे शक के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता। उससे पूछताछ की थी आपने? नहीं। क्यों? उसकी हालत की वजह से। मेहता नहीं चाहता था कि उससे पूछताछ की जाए, और उसका इलाज कर रहे डॉक्टर ने भी इसकी इजाज़त नहीं दी थी। उनका कहना है कि ऐसे विषयों पर उससे बातें नहीं की जा सकती। मर्डर के बाद से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उस पर किसी भी तरह का दबाव डालना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मदान उसका पर्सनल डॉक्टर है ना? हाँ, मैंने मदान के जरिए ही उस पर पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन वह भी इसके खिलाफ था, क्योंकि तब तक यह ओपन एंड शूट केस नज़र आ रहा था। इसलिए मैंने भी इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। मौजूदा हालात में मदान को इसकी इजाज़त देनी पड़ेगी। वह आपके ऑफिस में है ना? हाँ, लेकिन यह बड़ा ही नाजुक मामला है। राजेश और हरीश के बयान को इतनी ज़्यादा अहमियत तुम्हें नहीं देनी चाहिए। आखिरकार इस केस में उनकी दिलचस्पी और दखल की भी तो कोई तगड़ी वजह रही होगी।
इस पूरे मामले की इतनी जानकारी उन्हें नहीं है कि वे कहानी गढ़ सके। दत्ता और उसके वकील तो उसके लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर दत्ता के इस मामले में दखल की सरासर अलग और जाती वजह है। तुम शायद भूल रहे हो, शुरू में तुम्ही ने कहा था कि पीटर की हत्या गैंग किलिंग थी। मुझे भी याद है, लेकिन मेरा वो अनुमान गलत था। तब तो हो सकता है तुम्हारा यह अनुमान भी गलत हो। अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। इंस्पेक्टर ने रिसीवर उठा लिया। दूसरी ओर से क्या कहा जा रहा था यह तो अजय नहीं सुन सका, लेकिन इंस्पेक्टर के चेहरे के बदलते भावों और रिसीवर पर सख्त हो गई पकड़ से स्पष्ट था कि उसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। ठीक है, अंत में इंस्पेक्टर बोला, मैं 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा, लेकिन मेरे इंतजार में आप चुपचाप बैठे मत रहना। और रिसीवर यथास्थान रखकर अजय की ओर देखा। सफ़ेद टोटा मिल गई है। उसका स्वर उत्तेजित था। मंजुल उसे चंदनगढ़ में छोड़कर भाग गया। इंस्पेक्टर चौहान कार के बारे में हमें बताने ही वाला था कि मेरी कार पंचर हो गई। चंदनगढ़ में कार कहाँ छोड़ी गई थी? पुलिस स्टेशन के बाहर। अनुमान है कि मंजुल और रोजी ट्रेन में सलीमपुर गए हैं। आप जा रहे हैं? हाँ, मैं सीधा एयरपोर्ट जा रहा हूँ। तुमने साथ चलना है? नहीं, लेकिन आपने मंजुल की एलिबी चेक करने के लिए तो कहा ही नहीं। जल्दबाजी में भूल गया था। खैर, अब मंजुल से मिलकर ही इस बारे में बातें करूंगा। इंस्पेक्टर तेजी से बाहर निकल गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।